नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्टर के बेसिक डेफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज और साथ में क्लासिफिकेशन का चर्चा करेंगे। बच्चों, जब हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा कंडीशन आता है जो कि रेक्टिफायर में हमने पढ़ा था। क्या इन्वर्टर रेक्टिफायर से डिफरेंट है? तो स्वाभाविक है। रेक्टिफायर में हमने पढ़ा था कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों, जहाँ पे मुझे डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इस डीसी टू एसी कन्वर्जन के लिए एक ऐसे डिवाइस की जरूरत है जो कि जस्ट रेक्टिफायर के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, और उसी डिवाइस को हम बोलते हैं इन्वर्टर। अगर टेक्निकल भाषा में मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इन्वर्टर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है, यानी एक डिवाइस है जो कि डीसी इनपुट पावर को एसी आउटपुट पावर में कन्वर्ट करता है एट रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी एंड एट रिक्वायर्ड वोल्टेज। तो बच्चों, आप इन्वर्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सी जगह पे देखे होंगे, इसीलिए आप इन्वर्टर से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बच्चों, जब हम इन्वर्टर के डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन्वर्टर का जो डिस्कशन है नॉर्मली वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इनपुट डीसी सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। मींस, क्या वो वोल्टेज सोर्स है या फिर वो करंट सोर्स है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। तो आइए इसी इन्वर्टर के इंटरनल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इनपुट आउटपुट के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे रेक्टिफायर के क्लासिफिकेशन में, चॉपर के क्लासिफिकेशन में हमने मल्टीपल पैरामीटर्स कंसीडर किए थे, वैसे ही यहाँ पे हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत सारे इंडिविजुअल पैरामीटर्स देखेंगे और उस पैरामीटर के बिहाफ पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अगर मैं इस पैरामीटर का डिस्कशन करूँ तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो है नेचर ऑफ इनपुट पावर सोर्स। नेचर ऑफ इनपुट पावर सोर्स का मतलब है क्या वो वोल्टेज सोर्स है या फिर वो करंट सोर्स है। अगर वो एक वोल्टेज सोर्स होगा तो स्वाभाविक है उसका नाम होगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। और अगर वो एक करंट सोर्स होगा तो उसका हम नाम रखेंगे करंट सोर्स इन्वर्टर। बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे जो कि वोल्टेज सोर्स के होंगे या फिर करंट सोर्स के होंगे। जैसे अगर एक जनरेटर की मैं बात करूं तो एक जनरेटर वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है। और अगर मैं एक फोटोवोल्टाइक सेल की बात करूं विद इंटरनल सर्किट तो वो एक करंट सोर्स का इन्वर्टर है। तो अगर मेरे पास इनपुट जनरेटर का डीसी है और मुझे एसी में कन्वर्ट करना है तो वो इन्वर्टर नॉर्मली वोल्टेज फेडेड यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वहां पे जो इनपुट सोर्स है वो वोल्टेज है। सेम बच्चों, हम करंट सोर्स का भी डिस्कशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर का करेंगे। बच्चों, जो दूसरा मेथोडोलॉजी है जिसके बिहाफ पे हम इस इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, वो है इन्वर्टर के इंटरनल कनेक्शंस। यहाँ इंटरनल कनेक्शंस का मतलब है कि हमने इन्वर्टर के कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स, हमने इन्वर्टर के सॉलिड स्टेट स्विचेज को किस तरीके से कनेक्ट किया है। और इसी बिहाफ पे हमारे पास सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो टाइप होगा दैट इज कॉल्ड सीरीज इन्वर्टर, क्योंकि सीरीज कनेक्शन से आप काफी वाकिफ हैं। सिमिलरली बच्चों, जो दूसरा टाइप होगा दैट विल बी कॉल्ड पैरेलल इन्वर्टर, और पैरेलल इन्वर्टर का सिनोनिम पुश पुल इन्वर्टर भी होता है। तो अगर आप पैरेलल इन्वर्टर का डिस्कशन करें या पुश पुल इन्वर्टर का डिस्कशन करें, बोथ आर सेम। तीसरा जो क्लासिफिकेशन हम कनेक्शन के बिहाफ पे करेंगे, इंटरनल कनेक्शन के बिहाफ पे करेंगे इन्वर्टर के, वो होगा ब्रिज इन्वर्टर। और ब्रिज इन्वर्टर में हम आगे डिटेल में हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज का डिस्कशन करेंगे। अब बच्चों, जो हम अगला क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो अगला क्लासिफिकेशन डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म। यानी जो आउटपुट वेवफॉर्म का नेचर है उसके हिसाब से इन्वर्टर के कितने सारे टाइप्स है। तो यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म की जब भी मैं बात करूंगा इन्वर्टर के, तो आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? आपको चाहिए प्योर साइनसोइडल आउटपुट, लेकिन आप जानते होंगे इन्वर्टर से प्योर साइनसोइडल आउटपुट नहीं मिलता। हमें फिल्ट्रेशन करना ही पड़ेगा इन्वर्टर के आउटपुट को। तो हमें जिस जिस फॉर्म्स में आउटपुट मिलते हैं उसी हिसाब से हम इन्वर्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर वेव इन्वर्टर, जो कि काफी पुराना और फेमस है। दूसरा जो इन्वर्टर है दैट इज क्वासी स्क्वायर वेव इन्वर्टर, यानी वो कंप्लीट स्क्वायर वेव की तरह नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड क्वासी स्क्वायर वेव इन्वर्टर।
अगर किसी इन्वर्टर के आउटपुट में मुझे पल्स विथ मॉड्यूलेशन दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पल्स की विड्थ दिख रही है, दैट इज कॉल्ड पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर्स और पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर्स। और अगर इन्वर्टर का आउटपुट प्योर साइन या कोसाइन वेव है, साइनसोडल वेव है, कोसाइन वेव है, तो स्वाभाविक है इस टाइप के इन्वर्टर को हम बोलते हैं साइन वेव इन्वर्टर। तो बच्चों इन्वर्टर के आउटपुट के वेवफॉर्म के भी हिसाब से हम इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो कुछ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया। बच्चों अब हम अगला क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं कि इन्वर्टर को कम्यूटेट करने के लिए किस कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी। बच्चों जब यहाँ कम्यूटेट या कम्यूटेशन की बात आएगी तो आप तुरंत रिकॉल कर सकते हैं रेक्टिफायर सर्किट से, आप तुरंत रिकॉल कर सकते हैं यूनिट 1 में पढ़े हुए कम्यूटेटिंग एलिमेंट से। बच्चों जब हम कम्यूटेशन की बात करते हैं तो उसके पीछे पर्पस यही है कि हम थारिस्टर जैसे हेवी पावरफुल सॉलिड स्टेट डिवाइस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टर्न ऑन तो हम गेट के थ्रू कर सकते हैं, पर टर्न ऑफ के लिए इफेक्टिव कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत है। और यहाँ इसके कम्यूटेशन के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कम्यूटेशन मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो आइए इसके बिहाफ पे हम सबसे पहले बेसिक दो टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी कम्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। बट जो ऑक्सिलरी कम्यूटेशन है दैट इज कॉल्ड एमसी मुरे बेडफोर्ड सर्किट, और जो कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन है दैट इज प्लेन एमसी मुरे सर्किट। आगे आने वाले वीडियोस में हम एमसी मुरे सर्किट और एमसी मुरे बेडफोर्ड के साथ साथ मॉडिफाइड एमसी मुरे सर्किट के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आप समझेंगे कि कैसे वह हम इन्वर्टर को इस मेथोडोलॉजी को यूज करके कम्यूटेट कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ मैं क्लासिफिकेशन अब जो करूंगा आपके साथ वो होगा इन्वर्टर का वो पॉइंट जिसपे हम नॉर्मली स्विचेस का डिस्कशन करते हैं, मींस पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हमने यूज किया है अपने इन्वर्टर सर्किट में, उसके हिसाब से हम यहाँ इन्वर्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस का यूज कौन कैसे डिसाइड होगा, आप ये सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे लोड पे, डिपेंड करेगा हमारे वोल्टेज और करंट रेटिंग पे। अगर मुझे हाई पावर एप्लीकेशन के लिए अगर कम्यूटेटिंग सर्किट की जरूरत पड़ेगी, सॉलिड स्टेट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, तो उस इन्वर्टर सर्किट में इस हाई पावर के लिए हम उस डिवाइसेस को स्विचेस को यूज करेंगे जिसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी हो, लाइक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो आइए इसको क्लासिफाई करते हैं। कुछ कॉमन सा क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं थायरिस्टोराइज्ड इन्वर्टर। थायरिस्टोराइज्ड इन्वर्टर का मतलब है यहाँ हमने सॉलिड स्टेट स्विच में, इन्वर्टर स्विच में थारिस्टर सर्किट को यूज किया है, एससीआर को यूज किया है। दूसरे अगर हम ट्रांजिस्टर्स को यूज कर रहे हैं तो इसको हम ट्रांजिस्टराइज्ड इन्वर्टर के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्विच ट्रांजिस्टर के तौर पे हम ट्रांजिस्टर को हम यूज कर रहे हैं जो स्विच। सिमिलरली बच्चों अगर हमने इन्वर्टर के अंदर मॉसफेट को यूज किया है तो दैट इज कॉल्ड मॉसफेट बेस्ड इन्वर्टर। और अगर हमने इंसुलेटेड गेट बाइपोलर यानी आईजीबीटी को यूज किया है दैट इज कॉल्ड आईजीबीटी बेस्ड इन्वर्टर्स। बच्चों सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और आईजीबीटी ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप उनका अगर कैरेक्टरिस्टिक समझते होंगे तो आप यहाँ समझ पाएंगे कि इनका स्पेशल एप्लीकेशन इन्वर्टर के अंदर क्यों है। आइए क्लासिफिकेशन के बाद अब हम उसको चर्चा करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टर। बच्चों एप्लीकेशन का जब भी हम चर्चा करेंगे तो आप अपने आसपास अगर चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स दिख जाएंगे जहां पे आप इन्वर्टर सर्किट को यूज कर रहे हैं। जैसे रेक्टिफायर के कॉमन एप्लीकेशंस में अपने आसपास के एग्जांपल्स आपने कोरिलेट किए थे, जस्ट उसका उल्टा जिस डिवाइस के अंदर काम होता हो, यानी जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता हो, वो इन्वर्टर है और वहाँ इन्वर्टर का यूज हो रहा है। सबसे पहला और फोरमोस्ट एप्लीकेशन है जो आपके लिए है, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंशियल और कमर्शियल पावर बैकअप। आपके घर में जब भी लाइट जाती है, आपके ऑफिस में जब भी लाइट जाती है, आपके लैबोरेटरीज में जब भी लाइट जाती है, तो आप क्या करते हैं, अपने पास एक बैकअप रखते हैं। और वो बैकअप सर्किट ही है इन्वर्टर, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड होती है। जब आपका बैक यानी मेन लाइन से पावर डिस्कनेक्ट होता है तो आपकी बैटरी अपने आप को डिस्चार्ज करती है और बैटरी के डीसी इनपुट पावर को इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करके आपके एसी लोड से एसी अप्लायंसेस को चलाता है। तो यहाँ इन्वर्टर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है पावर बैकअप में। सिमिलरली बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम।
बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम बात करेंगे विंड का, बात करेंगे सोलार का। यहाँ पे सोलार का कॉमन एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि सोलार सिस्टम से, यानी जब हम सूरज की रोशनी से फोटोवोल्टाइक सेल के रेडिएशन डाल के बिजली बनाते हैं, सोलर प्लेट से बिजली बनाते हैं, उस कंडीशन में हमें वो आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलता है। और अगर मुझे उस डीसी वोल्टेज को यूज करके वापस अपने एसी लोड को चलाना हो या ग्रिड से कनेक्ट करना हो, तो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पावर इन्वर्टर्स की। सिमिलरली सोलर पैनल के साथ साथ विंड टरबाइन में भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब हम इस कन्वर्जन को परफॉर्म करेंगे डीसी टू एसी में, तो इन्वर्टर को हम यूज करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में आज सबसे ज्यादा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, जो कि क्वालिटी ऑफ पावर हमें दे रहा है, हमारे जनरेटेड पावर को ग्रिड से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर सर्किट। बच्चों तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स वो व्हीकल जो कि डायरेक्ट हम बैटरी के थ्रू ऑपरेट करते हैं, वो व्हीकल जिसमें हम आईसी इंजन को रिप्लेस करके, कंबशन इंजन को रिप्लेस करके बैटरी के थ्रू, मोटर के थ्रू अपने डिवाइस को यानी व्हीकल को ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपको जो बैटरी से आउटपुट मिलेगा दैट विल बी डीसी, लेकिन उस डीसी को वापस कन्वर्ट करके एसी में एसी मोटर को चलाना पड़ेगा और अदर एप्लियंसेस को चलाने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो डीसी बैटरी से मिल रही है उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें वहां जरूरत पड़ेगी इन्वर्टर की, ताकि वो स्मूथ पावर फ्लो कर सके और एसी मोटर्स को ऑपरेट कर सके। सिमिलरली जो स्मॉल स्केल पे हम इन्वर्टर को यूज करते हैं यूपीएस सिस्टम में, जब भी इलेक्ट्रिकल बैकअप होगा, आपके आपके मेन जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मेन जो पावर सप्लाई बैकअप सिस्टम है लाइक कंप्यूटर, तो वहां पे हम यूपीएस को यूज करते हैं। बच्चों अदर एप्लीकेशंस में हम इंडक्शन हीटिंग की बात कर सकते हैं कि इंडक्शन हीटिंग में अगर मुझे डीसी हाई पावर को एसी हाई पावर में कन्वर्ट करके हमें हीट मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना हो, उस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ेगी इन्वर्टर की। सिमिलरली बच्चों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में आप जानते हैं मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, पंप्स के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, आपके डोमेस्टिक फैंस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की जरूरत पड़ती है। और उस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में हम इन्वर्टर सर्किट को यूज करते हैं। बच्चों जब हम बिजली लार्ज स्केल पे बनाते हैं, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म का हमने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए मेरे पास एक सोलर स्टेशन है, वहां जो हम बल्क में बिजली जनरेट कर रहे हैं वो नॉर्मली डीसी है, और उस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को मुझे वापस अगर ग्रिड से फेड करना हो तो उस डीसी को कन्वर्ट करूंगा मैं एसी में, और उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इन्वर्टर की। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं, लाइक इमरजेंसी लाइटिंग लोड, अदर भी एप्लीकेशन है लाइक टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल इक्विपमेंट, जहाँ पे हम इस इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं। इन्वर्टर आज के टाइम में हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, आज के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा है, तो इन्वर्टर को हम हर जगह यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो में इन्वर्टर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक ऑपरेशंस, क्लासिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन के बारे में समझ लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।